दोस्तों इस सेशन में हम बात करने वाले हैं पशु परिचर भर्ती 2024। इसके सिलेबस में क्या बदलाव होने वाला है या नहीं होने वाला है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। काफ़ी बच्चे जो हैं आरएसएस भी जाकर या वहाँ पर ज्ञापन देकर आलोक राज जी जो चेयरमैन हैं उनको कहा कि आप सिलेबस में थोड़ा बदलाव करिए, इसमें थोड़ा है जो इलिब्रेट करिए चीज़ों को, क्योंकि आपने देखा होगा सिलेबस थोड़ा जो है संक्षिप्त रूप में दे रखा है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि क्या सिलेबस बदलाव होगा या सिलेबस जो है इलिब्रेट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पशु परिचर को ज्वाइनिंग के बाद क्या क्या काम आपको करने पड़ेंगे, ऑफिस के अंदर अस्पताल के अंदर क्या काम करने पड़ेंगे आपको, इसकी सैलरी कितनी रहने वाली है और इसका प्रमोशन का क्या सीन रहने वाला है, सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। जो भी बच्चे अगर पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है कि राजस्थान में कांस्टेबल या रीट, उसके बाद अगर किसी एग्जाम में इतने सारे फॉर्म आएंगे तो वो है पशु परिचर भर्ती, क्योंकि ये 10th पास है और 10th पास की जो भर्ती है उसमें जो है बहुत सारे फॉर्म आएंगे, लगभग 15 से 16 लाख फॉर्म आने की संभावना है। तो इसके बारे में हम सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे कि लगभग आपके यहाँ पे 5,934 के लगभग पद हैं। तो इसमें सिलेक्शन 6500 बच्चों का होगा। 6500 का कैसे होगा दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना, ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए मैं बताऊंगा। लगभग 6500 बच्चों का इसमें सिलेक्शन होगा और वो कैसे होगा वो आपको वीडियो को पूरा देखें, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या बात मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो भी नए हैं चैनल पे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए नई इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाता रहता हूँ। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कर देना वीडियो को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारा आज का सेशन। तो दोस्तों सेशन में यह है कि हम सबसे पहले बात करते हैं कि सिलेबस के बारे में। सिलेबस क्या है, आपने देखा होगा सिलेबस आया था इसके नोटिफिकेशन के साथ ही। इसमें जो है 150 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, 150 अंक के, 150 प्रश्नों की संख्या रहेगी, 150 अंक के क्वेश्चन आएंगे। 3 घंटे का जो है आपका पेपर रहने वाला है। 2 भाग होंगे इस पेपर में, भाग ए और भाग बी। तो 105 क्वेश्चन रहेंगे भाग ए से, और भाग बी से रहेंगे आपके 45 क्वेश्चन। ठीक है, और आपको पता है कि अधिकतम पूर्णांक 150 अंक के होंगे, मतलब 1 नंबर का 1 क्वेश्चन इसमें होगा। और आपको पता है कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग है इसमें, मतलब अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत है तो आपका सही का 1 नंबर कट जाएगा, 1 क्वेश्चन कट जाएगा, ये मान के चलो 1/4 इसका जो है नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है, ध्यान रखना। और प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40% अंक लाना अनिवार्य है। अगर 40% से नीचे अगर आप लेके आते हैं तो आपको तो जो है अपात्र घोषित कर दिया जाएगा या आपको फेल कर दिया जाएगा, आपको शामिल ही नहीं किया जाएगा कट ऑफ के अंदर। चाहे कट ऑफ आपकी 40% जा रही है, मैं ये मान के चलता हूँ चाहे कट ऑफ आपकी 40% जा रही है ना, 40% जा रही है, लेकिन अगर आपके 40% नंबर नहीं आ रहे हैं ना तो आपको फेल कर दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है 40% तो लाना ही है आपको। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रश्नों की संख्या के बारे में। ठीक है, प्रश्नों की संख्या 105 ए भाग में रहेगी और बी भाग में 45 रहेगी। तो ये आपका सिलेबस जो कि दिया हुआ था, इसमें देखो राजस्थान राज्य की विशिष्ट संदर्भ के साथ माध्यमिक स्तर मतलब 10th स्तर की आपका सामान्य ज्ञान होगा, जिसमें दैनिक विज्ञान जो आपकी जनरल साइंस है, मैथ होगी, सामाजिक अध्ययन होगा, ज्योग्राफी होगी, इतिहास होगा, संस्कृति, कला, समसामयिक विषय मतलब करंट अफेयर आपके होने वाली है। राजस्थान राज्य के संबंध में ये है दोस्तों, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ राजस्थान राज्य के संबंध में। तो ये क्या सिलेबस 2 लाइन में दिया हुआ है, इसको एलिब्रेट नहीं किया गया। तो काफी बच्चे जो मांग कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे, ईमेल कर रहे थे, तो उसके संदर्भ में मैं आपको बताने वाला हूँ क्या ये सिलेबस में थोड़ा सा बदलाव होगा या नहीं होगा। तो देखो दोस्तों, इसके बाद जो है 45 नंबर का जो है पार्ट बी, उसके बारे में लिखा हुआ है। तो ये थोड़ा सा इलिब्रेट है, इसमें आपने देखा होगा कि चीज़ों को जो है क्वेश्चन मतलब कोमा लगा के जो है टॉपिक वाइज ये चीज़ें बताई हुई है। पशुपालन से संबंधित निम्न बिंदुओं का सामान्य ज्ञान होना चाहिए, जिसमें प्रदेश में पशुओं की प्रमुख देसी नस्लें, कृत्रिम गर्भाधान, बधियाकरण, संकर प्रजनन, दुग्ध दोहन, है ना, दुग्ध श्रवण काल, है ना, स्वच्छ दूध पशु उत्पादन, पशु मुर्गी प्रबंधन, कुक्कुट पालन जिसे कहते हैं अपन, जैविक अपशिष्ट। तो ये जो है बहुत सारी चीजें इसमें पार्ट बी में तो दी हुई है, लेकिन पार्ट ए में जो खोला हुआ नहीं है चीजों को। तो इसके बारे में काफी मैसेज आ रहे थे, आरएसपी की जो साइट पे, मेल पे और ट्विटर पे सब जगह मैसेज कर रहे थे। तो आलोक राज जी ने आज के दिन इस चीज के बारे में बताया है कि दोस्तों ये पशु परिचर एग्जाम 2023, प्रिय मित्रों, मैं फिर आप सभी को बताना चाहता हूं कि एग्जाम के सिलेबस की रूपरेखा निर्धारित करना राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। मतलब जो भी किसी भी एग्जाम को कराना होता है तो उसका जो सिलेबस होता है वो डिसाइड कर्मचारी चयन या आरपीएससी नहीं करती है। इसका संबंध मतलब ये है कि जब भी कोई डिपार्टमेंट को कोई वैकेंसी करानी है, जैसे हम बात करें जेडीए में अभी काफ़ी वैकेंसी आने वाली है,
तो उसका मैंने वीडियो अलग से बना दिया है कि जेडीए में कौन कौन से पदों पर कितनी वैकेंसी आपके फरवरी एंड में देखने को मिल जाएगी, मतलब आचार संहिता से पहले। तो उसी तरह से जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि जेडीए को जैसे वैकेंसी करानी है तो जेडीए ही जो है आपका सिलेबस डिसाइड करेगा। जैसे डीएलवी ने डिसाइड किया था ईओआरओ का सिलेबस, उसी तरह से जेडीए आपका सिलेबस डिसाइड करके और भेज देगा। इसी तरह से पशु विभाग जो है, पशुपालन विभाग, उसने पशु परिचर एग्जाम कराने के लिए सिलेबस खुद ने ही डिसाइड किया है और सिलेबस के लिए जो है आरएसएसबी को बोल दिया है कि ये सिलेबस आप नोटिफिकेशन साथ डाल दो। तो इसमें यही लिखा है कि सिलेबस संबंधित विभाग से अभ्यर्थना मिलने के साथ ही हम उसे नोटिफिकेशन में डालते हैं। मतलब सिलेबस को डिसाइड करने का काम विभाग का होता है, ना कि आपके कर्मचारी चयन बोर्ड का। फिर भी आप लोग के कहने पर मैंने स्वयं 2 बार, मतलब इतने बढ़िया आदमी है, इन्होंने खुद ने 2 बार लेटर लिखा है किसको, विभाग के सीनियर अधिकारी से सिलेबस पे विस्तृत चर्चा करने की बात कही है। उनका मत है कि पहले भी कई परीक्षाओं में इस प्रकार का सिलेबस दिया हुआ है। किनका मत है? ये विभाग वालों का मत है। विभाग वाले जो अधिकारी वो कह रहे हैं कि पहले भी इस तरह का जो सिलेबस दिया हुआ है और जितना दिया है ठीक है, और इसको अब चेंज करना उचित नहीं होगा। इसलिए अब आप दिए हुए सिलेबस के अनुसार और गाइडलाइन के अनुसार तैयारी करें। मुझे उम्मीद है कि इस इशू को दोबारा नहीं उठाएंगे। तो इन्होंने साफ साफ कहा है कि कोई सिलेबस में कोई बदलाव नहीं होगा, ना ही कोई लिबरेशन होगा, ना कुछ होगा। जो सिलेबस दिया गया उसके अकॉर्डिंग आप जो है जितना समझ पा रहे हैं उतना आप तैयारी करिए। इसमें जो है चेंज नहीं किया जाएगा किसी भी तरीके से। तो आलोक राज जी ने ये स्पष्ट बात कही है। देखो दोस्तों, आपको ये बात मैं आपको बताऊं कि आलोक राज जी जो आपके जो नए चेयरमैन हैं आरएसएसबी के, तो ये इतने मतलब जुड़े हुए हैं अभ्यर्थियों से ट्विटर के माध्यम से या किसी भी माध्यम से, सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, कि जो भी आप तो कोई नोटिफिकेशन का वेट करते हो किसी अपडेट को पाने के लिए, या कोई जो है प्रेस नोट का वेट करते हो, लेकिन ये खुद ही पहले आके ट्विटर पे बता देते हैं कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, या एग्जाम 11 फरवरी को जैसे जूनियर अकाउंटेंट के लिए इन्होंने कहा था, इस तरह से सिलेबस का भी इन्होंने ये चीज़ यहाँ पे बता दी है कि आप अभ्यर्थी परेशान ना हो, है ना। इनका भी कहना ये है कि अगर कोई भी मुझसे बात करना चाहता है तो आप जो है साइट पे, मेल पे या फिर मेरे ट्विटर हैंडल पे डाल सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें वो संशोधन आपका जो है जो आपकी जो परेशानी है उनका जो है सॉल्व कर दी जाएगी। अब देखो, हम बात करें पशु परिचर के सिलेबस के बाद, अब हम बात कर रहे हैं उसकी सैलरी के बारे में। ठीक है, तो आपको पता होगा कि जो लेवल 1 है वो इसमें रखी गई है। लेवल 1 L1 इसमें जो है आपकी सैलरी रखी गई है, मतलब आपकी 1700 ग्रेड पे होने वाली है। पे मैट्रिक्स लेवल, ये पे मैट्रिक्स क्या होता है? ये 7th पे कमीशन में जो है ये चीज़ आई थी, और जब आप जॉब लग जाओगे तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो इसमें क्या है, बेसिक पे जो आपकी शुरुआत में रहने वाली है 17,700 रहने वाली है दोस्तों। 17,700 आपकी सैलरी रहने वाली है, 17,700। अब इसमें क्या है, ये तो है आपकी बेसिक पे, ठीक है। इसमें इसके बाद होता है HRA, इसके बाद होता है DA, और इसमें जैसे वर्दी भत्ता वो साल भर का 2,000 रुपये मिलते हैं। तो ये मेनली इन तीनों चीज़ों से सैलरी बनती है। तो लगभग आपके 25,000 रुपये के समथिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि 25,000 रुपये आपको मिलेगी। लेकिन दोस्तों ध्यान से सुनना, 25,000 आपको मिलेगी, लेकिन वो मिलेगी दोस्तों आपको 2 साल के बाद। 2 साल के बाद क्यों सर? देखो दोस्तों, क्या है कि प्रोविशन पीरियड होता है। कोई भी गवर्नमेंट जॉब जो राजस्थान में जब लगती है तो 2 साल का जो है प्रोविशन पीरियड कंप्लीट करना होता है। तो जो परिवीक्षाधिकार अवधि जो होती है उसको 2 साल के अंदर करनी होती है, और 2 साल में आपको ये सैलरी नहीं मिलती है। 2 साल तक आपको ये सैलरी नहीं मिलती। आपको जो सैलरी मिलेगी 2 साल, मतलब जब आप पहले महीने की जो सैलरी आएगी वो आएगी दोस्तों आपकी 1700 ग्रेड पे के हिसाब से आपकी आएगी दोस्तों 12,400 रुपये आपकी सैलरी रहने वाली है 2 साल तक के लिए। ठीक है, 2 साल तक के लिए 12,400 होने वाली है। जब आप 2 साल कंप्लीट कर लेंगे तो 2 साल के बाद आपका फिक्सेशन होगा दोबारा से, और फिक्सेशन होने के बाद आप पक्के हो जाएंगे एक तरह से जिसे बोल सकते हैं। तो फिर आपकी ये सैलरी जो है डबल हो जाएगी, लगभग 25,000 26,000 रुपये। एरिया के हिसाब से HRA मिलता है, और DA आपका जो है आपको पता है सेम रहता है। तो इस तरह से आपके फिर हर साल के हिसाब से फिर आपका जो है वेतन वृद्धि मिलती है। फिर आपकी बेसिक 18,200 हो जाएगी, फिर अगले साल 18,700 हो जाएगी, फिर अगले साल 19,300 हो जाएगी। तो इस तरह से जो वेतन वृद्धि आपकी होती रहती है। तो ये रही सैलरी की बात। अब हम बात करते हैं कि इसका जो वर्क प्रोफाइल क्या रहता है। वर्क प्रोफाइल मतलब हम बात करें तो कि पशु परिचर को काम क्या करना पड़ता है आखिर में। तो दोस्तों देखो, पशु परिचर का जो मुख्य काम है वो होता है कि जो आपका अस्पताल होता है, पशु का जो अस्पताल होता है, वहाँ पर आपके डॉक्टर, LSA, अब डॉक्टर तो आपको पता है वेटनरी जो डॉक्टर होता है, और LSA होता है पशुधन सहायक जिसे हम कहते हैं, और उसके बाद आता है PP, मतलब पशु परिचर हम बोल सकते हैं, पशु परिचर या पशुधन परिचर।
ठीक है। तो इसकी हायरार्की ये रहती है, डॉक्टर होता है, एलएसए होता है और पशुधन परिचर होता है। तो ये सबसे नीचे वाली कैटेगरी रहती है, नीचे वाली जो पोस्ट रहती है, उसके ऊपर आपके एलएसए रहता है, उसके ऊपर आपके डॉक्टर रहता है। तो जब भी कोई पशु आता है तो पशु को देखने का काम किसका होता है? डॉक्टर का। और डॉक्टर के निर्देशानुसार काम कौन करता है? एलएसए, पशुधन सहायक, जिसे हम कंपाउंडर भी कह सकते हैं एक तरह से। और पीपी का काम होता है कि उस पशु को संभालने का काम होता है। संभालने का इन द सेंस कि आपको मैं बताऊं कि जैसे पशु जैसे होते हैं ना कि वो डर जाते हैं, या उनको बांधने का काम हो गया, उनको संभालने का हो गया, उनको पानी पिलाने का, उनको देखभाल करने का काम। एक तरह से आप बोल सकते हो कि फोर्थ क्लास का जो काम होता है आपके, उस तरह से ये जो है काम आपके पशु संभालने का काम है, पशुओं की देखभाल करने का काम है। अगर पशु उस टाइम जैसे मान लो पशु अगर गंदगी करता है तो उस गंदगी को साफ करने का भी काम आपके पशु परिचर का होता है, जहां पर सफाई कर्मचारी नहीं होते हैं। तो सबसे नीचे वाले, अगर डॉक्टर कहेगा कि चाय लेके आनी है या कुछ भी एक्स्ट्रा XYZ जो भी काम आपको करवाने हैं, जो आपके सहायक के रूप में आपको पशु परिचर के रूप में आपको काम करने ही पड़ेंगे दोस्तों। इसमें आप मना नहीं कर सकते, ना कोताही बरत सकते हैं। तो आपको तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, वो एक आपका पर्सनल डिसीजन है कि आप अगर ग्रेजुएशन है, एमए किए हुए हैं, बीएड किए हुए हैं, तो बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भरे हैं, मुझे पता है ना। और आपको भी पता है कि आपने फॉर्म भरा है नहीं भरा है। अगर बेरोजगार है तो बिल्कुल डेफिनेटली आपने फॉर्म भरा है, ठीक है। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके लिए सूटेबल जॉब है या नहीं है, वो आपको डिसाइड करना है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट जॉब तो गवर्नमेंट जॉब होती है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब वास्तव में चाहते हैं तो आपको मेरे हिसाब से तैयारी करनी चाहिए और एग्ज़ाम तो देना चाहिए। जॉब करनी है या नहीं करनी है वो बाद का इशू है, ठीक है। अब चलो मैंने आपको शुरू में कहा था कि जो 5,934 पोस्ट हैं, हम आगे चलते हैं। 5,000 जो 934 जो लगभग पोस्ट हैं, तो इसमें लगभग 6500 बच्चे कैसे सेलेक्ट होंगे, 6500 की नौकरी कैसे लगेगी? तो दोस्तों मैं आपको ये बताता हूँ कि कैसे लगेगी। देखो, 5,934 बच्चे तो सेलेक्ट होंगे ही होंगे, आपको पता है, ठीक है। अब देखो, 5,934 बच्चे सेलेक्ट होने के बाद क्या होगा दोस्तों, इसकी निकलेगी वेटिंग लिस्ट। वेटिंग लिस्ट क्यों निकलेगी? क्योंकि 5,934 में से कुछ लगभग मैं मान के चल रहा हूँ कि 500 बच्चे ऐसे होंगे या तो पुलिस कांस्टेबल बन जाएंगे, ठीक है, पुलिस कांस्टेबल बन जाएंगे, या फिर हम बात करें इसको ज्वाइन ही नहीं करेंगे, ज्वाइन नहीं करेंगे पुलिस कांस्टेबल इन द सेंस कि अदर कोई जॉब में चले जाएंगे, टीचर में चले जाएंगे, रीट में सिलेक्शन हो जाएगा आपका, या आरएसी में सेलेक्ट हो जाएंगे, जो भी आने वाली वैकेंसियां होंगी उनमें सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों वहाँ पे सीटें खाली हो जाएगी लगभग 500 के समथिंग, मैं ये मान के चल रहा हूँ। क्योंकि इस जॉब में सिलेक्शन तो हो जाएगा लेकिन लोग ज्वाइन भी नहीं करेंगे, क्योंकि अदर जो वैकेंसी में सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। और फिर जो है लगभग आपके 6500 बच्चे इसमें सेलेक्ट होने की संभावना, मैं बता रहा हूँ कैसे बता रहा हूँ, समझ में आएगा कि 6,000 तो ये हो गया और 500 एक्स्ट्रा आपके सेलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो जॉब शिफ्ट कर देंगे या जॉब छोड़ देंगे या जॉब आपके जो है चेंज कर देंगे। तो इस हिसाब से जो है जो 500 बच्चे जो नीचे रह रहे हैं, बच रहे हैं, जो कट ऑफ के लगभग आस पास होंगे, उनका जो है सिलेक्शन आपके हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो बात ये थी, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि सिलेबस में कोई चेंज नहीं होगा और सिलेबस के अनुसार आप तैयारी करिए। आपको जो है बहुत ही जो है स्पष्ट जवाब आलोक राज जी ने दे दिया है, ठीक है। काम क्या रहेगा, सैलरी कितनी रहेगी, सारी बातें कर लिए। प्रमोशन क्या रहेगा, देखो प्रमोशन की बात करें तो प्रमोशन नॉर्मली होता नहीं है ना, पीपी का प्रमोशन नॉर्मली होता नहीं है। लेकिन फिर भी अगर किसी ने साइंस बैकग्राउंड का है कोई और वो डिप्लोमा किया हुआ है, तो अगर वो डिप्लोमा है और साइंस बैकग्राउंड का है तो उसका जो है प्रमोशन आगे कर दिया जाएगा, ठीक है। तो मोस्टली बच्चे 10th पास हैं, तो 10th के बाद अब आप देख लो कि साइंस लेनी है, साइंस लेनी है, या फिर आपको कॉमर्स लेनी है, या फिर जो है आर्ट्स लेनी है। तो सारी चीज़ें आपके सामने हैं। आप बस यह है कि अगर गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो ये सबसे अच्छा सुनहरा अवसर है कि आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। क्योंकि सरकारी नौकरी का देखो सिंपल सा सिद्धांत है कि सरकारी नौकरी जो है आपके लाइफ को सिक्योर करती है। लाइफ को सिक्योर क्यों करती है? वो सारी चीज़ें आपको पता है कि आप जो है पेंशन मिलती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, और आपकी जिम्मेदारियां मतलब उस तरह से नहीं रहती, आराम वाली नौकरी होती है। ऐसा जो है पहले सोच सकते थे लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, आपको भी है आजकल सतर्क रूप से काम करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम उन पे बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी यही था आपको ये बताने का उद्देश्य कि जो है आप अगर 6500 के अंदर भी आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आपका जो सिलेबस में जो बदलाव है वो नहीं होगा। जो सिलेबस है वर्तमान में जो नोटिफिकेशन के साथ दिया है वही सिलेबस आपका रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।
प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूँ। और आगे जो मैं वीडियो लाने वाला हूँ वो है आपके जेडीए में जो भर्ती निकलेगी उसके सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे, विस्तृत रूप से प्रमोशन के बारे में बात करेंगे। और जेडीए की जो वैकेंसी है वो आगे जो है, आगे आपका ट्रांसफर नहीं होगा, जेडीए के जेडीए में रहोगे आप, जयपुर में ही अगर आपकी नौकरी लगती है तो जयपुर में ही रहोगे। इन सारी चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं। दूसरी हम बात करेंगे आगे जो वीडियो में कि डीएलबी डिपार्टमेंट में जो आपके सैनिटरी इंस्पेक्टर सेकंड, या हम बात करें ईओ की जो नेक्स्ट वैकेंसी है, आरओ की नेक्स्ट वैकेंसी है, यहाँ एलडीसी और अकाउंटेंट की भी इसमें वैकेंसी आएगी, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।